हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हम जो पिछले वीडियो में ही अभी हम लोग बहुत सारे टॉपिक पे चर्चा किए जो कि किससे रिलेटेड थे, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस से रिलेटेड थे। अब यहाँ पे जो हमने इससे पहले अभी हमने जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस देखा वो किसके लिए, किसके टर्म्स में देखा, एट्रीब्यूट्स के टर्म्स में। अब एक हमारा नया यहाँ पे एक नया टर्म्स आया, वेरिएबल्स। अब देखिए, वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स दोनों डिफरेंस होता है। हमने जैसे बोला था कि कोई भी स्टैटिकल डेटा कलेक्ट करना होता है तो उसके लिए एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल दो बेस होते हैं। एट्रीब्यूट्स किसको हम बोलते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन का वो डेटा जिसको कि हम इन द टर्म्स ऑफ नंबर या तो क्वांटिटेटिव टर्म में नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं, क्वालिटेटिव टर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। लेकिन जिनको हम क्वांटिटी में चेंज कर सकते हैं, मतलब नंबर में व्यक्त कर सकते हैं, उसको डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। जैसे नॉर्मली एक पर्सन के हम मैरिज स्टेटस के बारे में बात करें या तो उसके एजुकेशन के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होता है। लेकिन अगर हम उसके हाइट के बारे में बात करें, एज के बारे में बात करें, इनकम के बारे में बात करें, तो ये सब क्या कहलाएंगे, वेरिएबल। क्योंकि उसकी हाइट, एज, इनकम, हर चीज को हम क्या कर सकते हैं, नंबर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हाइट को मेजर करने के लिए अगर हम लेंथ के मेजर स्केल ले तो हाइट को मेजर कर सकते हैं, और ईयर्स जैसे टाइम को मेजर करने की स्केल ले तो एज को मेजर कर सकते हैं। इनकम को भी मेजर किया जा सकता है, रुपीज, डॉलर, इन सब चीज़ों में। तो वो क्या होते हैं, वेरिएबल। तो नॉर्मली हम वेरिएबल को क्या बोल सकते हैं, द टर्म्स विच कैन इजिली डायरेक्टली कन्वर्टेड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। मतलब कि वो सारे फैक्ट जिसको कि हम सीधा क्या नंबर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। और वे सारे टर्म्स जिसको कि नंबर के रूप में डायरेक्ट कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है या तो करना पॉसिबल नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स पे हमने सारे वीडियो बना लिए हैं। अभी तक जो आप लोगों में से जो लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आई कार्ड पे आप जाकर टच करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद या तो एंड में स्क्रीन पे वो वीडियो आ जाएगा, आप उसको भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं वेरिएबल की मीनिंग। तो हमने आपको तो वेरिएबल की मीनिंग के बारे में बता दिए। अब यहाँ पे जब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की बात की जाती है तो इसकी क्या मान्यताएं हैं, तो सेम यही मान्यताएं हमने क्या पढ़ा था, एट्रीब्यूट्स में भी पढ़ा था, और यही मान्यताएं हमको किस में भी पढ़ने हैं, इसमें भी पढ़ने हैं, वेरिएबल्स में भी, कि सिंपल सैम्पलिंग, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अनबाइस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सैम्पलिंग क्या होता है। जैसे सैम्पलिंग लेने का एक जो प्रोसेस होता है कि आप उस तरीके से सैम्पलिंग पॉपुलेशन, जैसे कोई एक पॉपुलेशन है यहाँ पे, अब इस पॉपुलेशन में से आप क्या कर रहे हो कि सैंपल ले रहे हो। तो आप सैंपल इस प्रोसेस से लीजिए कि इसमें जितने भी आपके पॉपुलेशन में जितने भी ये समग्र हैं, ये सब चीजें सबके सैंपल में सेलेक्ट होने के बराबर चांसेस हो और सारे स्वतंत्र हो, कोई भी एक दूसरे को प्रभावित ना करे। तो ये जो एक प्रोसेस होता है सैंपलिंग लेने का, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सैंपलिंग। या तो आप इसको रैंडम सैंपलिंग के नाम से भी कर सकते हैं। रैंडमली लेने का मतलब क्या है कि बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के आप सब पॉपुलेशन में से सैंपल क्या करिए, कलेक्ट करिए। तो वो आपका होता है सिंपल सैंपलिंग। लेकिन अगर इसी पे हम जैसे साइंटिफिकली करें तो उसके लिए अलग से मेथड्स लगता है। लेकिन यहाँ पे सिंपल सैंपलिंग मतलब डायरेक्ट आप विड्रॉ कर ले रहे हो, उसमें किसी भी तरीके का साइंटिफिक मेथड्स यूज नहीं कर रहे हो। तो ये आपका क्या कहलाता है, सिंपल सैंपलिंग। जब हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इन वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल में टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो वहां पे जो सैंपल लिया जाता है पॉपुलेशन में से वो किससे लिया जाता, किस फार्मूले के थ्रू लिया जाता है, सिंपल सैंपलिंग के फार्मूले के थ्रू। यहाँ पे कोई साइंटिफिक टेक्निक्स यूज नहीं किया जाता। अब यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने आपको बताया था इससे पहले भी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा ये मतलब है कि जो हम पॉपुलेशन में से डेटा ले रहे हैं, डेटा को इस तरीके से ले कि उसको साइमेट्रिकली अरेंज किया जा सके। साइमेट्रिकल बॉडी के बारे में हमने आपको डिटेल्स में पिछले वीडियो में ही बता दिया है। साइमेट्रिकल होने का मतलब क्या है कि नंबर अगर कोई बहुत बड़ा है तो उसको कवर करने के लिए कोई छोटा नंबर भी हो और कोई एवरेज नंबर भी हो, ताकि एक साइमेट्रिकल नंबर वहां पे डेटा आपके सामने हो। तो वो आपका क्या कहलाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अनबाइस्ड डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब कि जब आप पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो तो आप हमेशा यही कोशिश करिए कि किसी भी तरीके का वहां पे कोई भी पक्षपात ना हो। आप एक प्रॉपर मैनर से और एक ईमानदारी से पॉपुलेशन में से क्या करिए, सैंपल कलेक्ट करिए। तो ये तीन मान्यताएं इसके बेसिक रूप में होते हैं कि जो कि एक सैंपल लेते समय इसको ध्यान में दिया जाता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि इसके मेथड्स, मतलब वो कौन से सब टेक्निक्स है या तो वे सब मेथड्स कौन कौन से है जिससे कि हम वेरिएबल के सिग्निफिकेंस की जांच
कर सकते हैं। इससे पहले एट्रीब्यूट्स में भी हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े कि, तो अब यहाँ पे भी बेसिकली रूप से 3 मेथड्स होते हैं। ये 3 मेथड्स हैं आपके। हाँ, तो देखिए इसके मेथड्स के बारे में देखते हैं। मेथड्स ऑफ द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, यहाँ पे वेरिएबल की ही बात कर रहे हैं। तो ये जो मेथड्स लिखा है, इसके जगह अगर आपके एग्जाम में टेस्ट टेक्निक्स पूछा जाए, या तो मेथड्स या तो प्रोसेस कैसे किस तरीके से करते हैं, तो भी आप इन तीनों को उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पहला मेथड क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, और सेकंड क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन, और थर्ड क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू सैंपल मीन। तो ये जो पहला वाला लिखा है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास मीन डेविएशन होता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं। स्टैंडर्ड एरर निकालने का एक फार्मूला होता है, उसको अगले वीडियो में जब हम इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे बताएंगे तो सारे फार्मूले भी इस पे एक्सप्लेन कर देंगे कंडीशन के साथ, और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लगवा के उस पर दिखा देंगे। तो ये इसमें स्टैंडर्ड एरर निकालने का जो प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू निकलता है, मीन के थ्रू। इसीलिए इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। अब इसको निकालने के लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल होता है वो आपके सवाल में दिया रहेगा। उसी स्टैंडर्ड डेविएशन को हम पॉपुलेशन का रहे चाहे इसका करके उसको हम क्या करते हैं, अंडर रूट n से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा क्या निकलता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। अब उसमें आप देखिए कि आपका जो रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस आता था, तो उसमें हम क्या देखते थे, पहले इवेंट्स में से दूसरे इवेंट्स को क्या करते थे, माइनस कर देते थे, फिर स्टैंडर्ड एरर से क्या करते थे, उसको डिवाइड कर देते थे। तो इस तरीके का उसमें प्रोसेस होता था। लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, तो इसमें हमारे पास जो पॉपुलेशन का डेटा रहेगा और जो सैंपल का डेटा रहेगा, दोनों का डेटा अवेलेबल रहेगा। तो हम यहाँ पे बेसिकली मीन में से हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन के मीन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और इसको जो ये वैल्यू हमारा आएगा स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये निकल सकता है। इसके बारे में हम डिटेल्स में जो होगा आपको अगले वीडियो में बताएंगे सारे फार्मूले के साथ। तो और बेसिक देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन। अब यहाँ पे आपके सामने 2 मीन रहेंगे, उनके डिफरेंस के बीच का गैप देख के आपको निकालना है कि जो हमारा रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। उसके लिए हमने आपको एक लेवल जो डिसाइड करने के लिए बोला था, 5%, 1% और 3 जो था वो 99.73% पर आता था वैल्यू 3, इसीलिए उसको 3 रखा जाता ताकि एक वो मेजर, एक स्टैंडर्ड मेजर उसको माना जाता है। तो उस पर करके बारी बारी से हम सबको क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसमें वही जो डिफरेंस हमारा इससे पहले जो मीन में से हम पॉपुलेशन के मीन को माइनस कर रहे थे और उसको डिवाइड कर रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। तो यहाँ पे देखिए 2 डेटा था, एक आपका स्टैटिक्स का और एक किसका था, पैरामीटर्स था। ये मतलब जो सैंपल का होता है उसको स्टैटिक्स बोलते हैं और जो पॉपुलेशन का डेटा होता है उसको पैरामीटर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आपके सामने 2 मीन रहेगा। 2 मीन होने का मतलब कि 2 सैंपल रहेगा, दोनों सैंपल का मीन, उसको स्टैंडर्ड एरर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसीलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 सैंपल है तो 2 मीन भी होगा। अब यहाँ पे पैरामीटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करेंगे और इसके ऊपर जो भी आपकी मीन की वैल्यू है उस मीन में से हम क्या करेंगे, माइनस करके इससे एक प्रॉपर रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब इसमें जो है सेम यही जो गैप है, यहाँ पे मीन पहले वाले में था लेकिन सेकेंड वाले में क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का गैप। तो बस इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट और स्टैंडर्ड डेविएशन सेकंड मान के इसको स्टैंडर्ड एरर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको आपका स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन सेकेंड, इस तरीके से। इस पर हम फुल वीडियो अलग अलग तीनों टॉपिक पे अलग अलग हम वीडियो अपलोड करेंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो से हम आपके 3 पॉइंट क्लियर किए, ताकि अगर आप लोग में से जो लोग एग्जाम दे रहे होंगे, एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए ये एक प्लस पॉइंट रहेगा कि अगर उनको थ्योरी लिखने के लिए आता है कि क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेप होता है, तो उसको ये यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। अब इसकी थ्योरी भी हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे किया जाता है। यहाँ पर 2 सैंपल की बात आती है तो उसमें ज़्यादातर जैसे हम क्या टेस्ट करते हैं उसमें 2 सैंपल में कि दोनों सैंपल एक ही जगह, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं जब 2 सैंपल की स्टडी करते हैं। तो जैसे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या ये दोनों जो सैंपल है वो एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं कि अलग अलग पॉपुलेशन से लिए गए हैं। अगर दोनों क्वेश्चन एक ही अलग अलग पॉपुलेशन से लिए गए हैं तो क्या दोनों का जो पैरामीटर्स की वैल्यू है दोनों पॉपुलेशन की सेम है कि अलग अलग है, या तो दोनों पॉपुलेशन
अलग अलग होने के बाद भी दोनों सैंपल के बीच में क्या रेशियो आ रहा है, इस तरीके की बात होती है। इसीलिए हम बाकी के जो दोनों नीचे के मेथड्स बताए हमने कि डिफरेंस ऑफ द सैंपल मीन एंड डिफरेंस ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल मीन, तो ये दोनों मेथड्स इस केस में यूज होते हैं ताकि हम इन सब सारे क्वेश्चन के आंसर पा सकें। और नेक्स्ट जो स्टेप पे हम जाते हैं, प्रोसेस क्या होता है, मतलब वो कौन से स्टेप होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो लोग एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम में क्या होता है कि ये थ्योरी में क्वेश्चन आता है और कहीं ना कहीं ये लार्ज क्वेश्चन बनता है कि क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में। ये एट्रीब्यूट्स में हो चाहे वेरिएबल में हो, दोनों में क्या होता है, सेम स्टेप फॉलो होते हैं। या तो प्रोसेस पूछे या तो स्टेप पूछे, तो आपको यही मैटर लिखना है। तो जब हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि उसमें क्या क्या स्टेप फॉलो होता है, तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ स्टेप लिखे हुए हैं और इसके पिछले वीडियो में भी हमने इस स्टेप को एक्सप्लेन किया था, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में हम एक बार और इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। और इसी स्टेप पे हमको क्या करना होता है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना होता है। तो अभी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको हम अभी अगले वीडियो में अपने लाएंगे। आप यहाँ पे प्रोसेस देख लीजिए कि अगर एग्जाम में पूछा जाए क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की जांच कैसे की जाती है, या तो कैसे कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इन सब तरीकों की क्वेश्चन की जाए तो उसमें आप ये ध्यान दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में क्या आपके प्रोसेस से ही पूछे जाते हैं। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो आप प्रोसेस वहां पे लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे पहला प्रोसेस क्या होता है कि जब भी कोई टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस करना है तो आपके सामने कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन या तो डेटा है, तो दोनों डेटा में आप देखोगे पहले क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसमें से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे और उसको, ये आपका पहला स्टेप हुआ कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हो तो सबसे पहले उसमें ये जानने की कोशिश करोगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। मतलब सीधा सीधा बोला जाए तो जो सवाल है उस सवाल में हमको क्या फाइंड आउट करना है, उसी को हमको क्या पहले स्टेप पे करना पड़ता है, जिसको कि हमने क्या लिखा है, डिफाइन द प्रॉब्लम इन क्वेश्चन। मतलब कि जो प्रश्न में समस्या है उसकी पहचान करना है। सबसे पहले आप क्या करिए, आइडेंटिफाई करिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जब आप क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप देखते हो कि उसके टेस्ट करने के लिए हमको कौन से हाइपोथेसिस यूज करने चाहिए। जैसे एक सिंपल हाइपोथेसिस होता है, एक नल हाइपोथेसिस होता है। जो लोग अभी भी नहीं जानते हैं सिंपल हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस क्या होता है, वो जाके पिछले वीडियो में जो हमने हाइपोथेसिस पे बताया है उसमें जाके वो देख सकते हैं, या तो इस वीडियो के अंत में भी वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, तो वहां पे भी आप देख सकते हो, ऑटोमेटिक वो वीडियो आपके स्क्रीन पे आएंगे। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस में आप अगर बेसिक बात की जाए तो नल हाइपोथेसिस या तो नल हाइपोथेसिस के अलावा कोई अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी आप कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हम डिटेल्स में बताएंगे, या तो हाइपोथेसिस वाले वीडियो में जाके आप उसको देख के अच्छे से आप उसके बारे में समझ सकते हो। जब आपने हाइपोथेसिस भी डिफाइन कर लिया तो थर्ड नंबर पे आता है डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। कि मतलब अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो सिग्निफिकेंट डेटा सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है, इसको आप डिटरमाइन करने के लिए कौन से लेवल पे आप डिटरमाइन करोगे। जैसे बेसिकली ये माना जाता है कि कोई भी अगर सैंपल आप ले रहे हो तो उसमें कुछ इरर होने के चांसेस है। अगर बेसिक रूप से हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट की बात करें तो उसका मतलब ये हुआ कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट होने का मतलब कि जो हमारा पॉपुलेशन है और जो सैंपल है, तो सैंपल से जो रिजल्ट आएगा और पॉपुलेशन से जो रिजल्ट आएगा उसमें 5% गड़बड़ी होने के चांसेस स्वाभाविक है। तो उसमें कॉन्फिडेंस का लेवल जो होता है 95, मतलब 95% तक आप कॉन्फिडेंस हो जाते हो कि उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। अब उसके बाद जो सेकेंड आप 1% पे भी चेक कर सकते हो। तो 1% पे क्या होता है कि ये देखा जाता है कि 1% गड़बड़ होने के चांस है। तो जो कॉन्फिडेंस का लेवल होता है कि सही होने के क्या चांस है, तो 99% है। या तो जो एक स्टैंडर्ड प्रमाद दिया गया है, स्टैंडर्ड वैल्यू जो दिया गया है उसको 3 दिया गया है, ये किस पे होता है, 99.7 समथिंग पे होता है। तो मतलब इतना परसेंटेज चांस है सही होने का, तो 0.27 के आसपास आपका चांस होता है गलत होने का। तो अब यहाँ पे देखिए इस पे आपका 3। तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो उसमें 3 लेवल पे हम जांच करते हैं। इससे पहले भी जो हमने आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे एट्रीब्यूट्स में, उसमें भी हमने इन चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आने वाले प्रैक्टिकल में एक बार हम और एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इसको अपने ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके इंटरप्रिटेशन के लिए। तो अब 4th नंबर पे यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू होता है, जहां से कि आप बोल सकते हो कि यहाँ से हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। इसके पहले बेसिक चीजें होते हैं जो कि आपको अपने से दिमाग में रखना पड़ता है, पहचानना पड़ता है। और यहाँ पे ऑब्जर्विंग डेटा और लेवल इन क्वेश्चन, आप नॉर्मली यहाँ पे बोल सकते हो कि जो क्वेश्चन है आप उसको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हो। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या क्या डेटा हमको मिला है कि अगर सैंपल है तो सैंपल की साइज कितनी है, ये भी एक डेटा हो गया। और उसमें मीन अगर दिया है तो वो कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है,
ये सब सारे डेटा वहां पे वेरिएबल में क्या होंगे, अगर वेरिएबल का क्वेश्चन है तो अवेलेबल होंगे। तो आप उसमें पहचानिए कि क्या क्या डेटा दिया गया है, क्या क्या चीजें आप उसमें देख रहे हो। तो ये सब चीजें भी आप वहां पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये फोर्थ स्टेप। अब आपने सारे चीजों को आइडेंटिफाई कर लिए, तब आप यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे आता है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईरर। आप स्टैंडर्ड ईरर का कैलकुलेशन करोगे। स्टैंडर्ड ईरर का अलग अलग केसेस में अलग अलग फार्मूले पे होता है। जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो में हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि अलग अलग कंडीशन में स्टैंडर्ड ईरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और इसके बाद जो 6 नंबर पे आता है कि आपने स्टैंडर्ड ईरर कैलकुलेट कर लिया, तो आप रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस भी क्या करिए, कैलकुलेट करिए। सीधा सीधा बोला जाए तो इसी को बोलते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, या तो जेड से रिप्रेजेंट उसको हम कर देते हैं कि दोनों के डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस को हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड ईरर से डिवाइड करते हैं। तो हमको मालूम चलता है एक वैल्यू, और उसी वैल्यू की हम कंपेरिजन करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से। जब रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस हमको मिल गया तो उसका कंपेरिजन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से करेंगे, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में से हम कंपेरिजन करेंगे कि हमारा जो हाइपोथेसिस दिए थे, हमारा वो एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। अब उसमें एक्सेप्ट होने के, रिजेक्ट होने के जो भी आपके सारे प्रोसेस है, केसेस है, आप किस बेस पे एक्सेप्ट कर रहे हो, किस बेस पे रिजेक्ट कर रहे हो, उन सब सारे स्टेटमेंट को आप इंटरप्रिटेशन में लिख दीजिएगा। तो आई होप, हमको यकीन है कि आपको ये जो सारे प्रोसेस है, स्टेप है, वो समझ में आ गया होगा। तो आप अगले वीडियो में इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को देखिएगा, और इसके लिए आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आपको तुरंत मिले। इस वीडियो को अपलोड करने में हम थोड़ा सा भी डिले नहीं करेंगे। हो सकता है वीडियो हम फॉरवर्ड ना कर पाए, जो लोग जानते हो कि हम वो फॉरवर्ड करेंगे, तो आप वीडियो हम फॉरवर्ड ना करें, इसलिए आप बेल आइकन को एक बार प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो फॉरवर्ड अगर हम नहीं करते हैं तो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।